हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के HOTS और MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लिया अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देख ली, हमने मॉडर्न अप्रोच देख ली, उसके बाद हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स भी देख लिया और सबके एक एक चुन चुन के सारे इलस्ट्रेशंस भी खत्म कर दिए। अब बारी है HOTS और MCQ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है HOTS टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ एन असेट, वाई असेट अकाउंट इज डेबिटेड। जब हम असेट को परचेज करते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक्सपेंस और असेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और जो हमारा असेट जब खरीद रहे हैं तो बच्चों असेट क्या हो रहा है? असेट बढ़ रहा है। असेट बढ़ रहा है तो हमारा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है कि अगर असेट बढ़ेगा तो उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। बस यही रीजन है कि हम परचेज ऑफ असेट को डेबिट करते हैं। क्या बोल रहा है? अब आंसर देखो। परचेज ऑफ एन असेट मीन्स इंक्रीज इन असेट। एग्जैक्टली हमने यही बोला। असेट अगर परचेज कर रहे हैं मतलब असेट बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है असेट, इसलिए इंक्रीज ऑफ असेट को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। बस यही रीजन है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस अपने रूल्स याद रखो, अपने कॉन्सेप्ट याद रखो। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन अ लाइबिलिटी अकाउंट इट मस्ट बी क्रेडिटेड बाय। अरे भाई पता तो है, CLR। क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो बस यही रीजन है कि हमारी अगर लाइबिलिटी बच्चों इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी इट मस्ट बी क्रेडिटेड। पहली बात, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब बच्चों क्या हो रहा है? सर पे बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, बर्डन बढ़ रहा है। क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी मीन्स द फर्म हैज रिसीव्ड द बेनिफिट। एग्जैक्टली हमने कुछ ऐसा बेनिफिट हमें मिल चुका है, ठीक है, जिसका पेमेंट हमें करना है। सर पे उस चीज के पेमेंट को करने का बोझ है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, ठीक है, या आपने कोई उधारी, कुछ भी, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का बेनिफिट ले लिया, किसी से आपने काम करवा लिया लेकिन उसको भी सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी दी नहीं आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सर पे क्या बन गई हैं? बोझ बन गई है। जो आपको बेनिफिट मिल चुका है लेकिन पेमेंट आपने किया नहीं है। पेमेंट इज येट टू बी मेड। और बस इसीलिए फिर हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। और इंक्रीज, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा रूल क्या बोलता है कि उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। सिंपल है। तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब क्या होता है? सर पे बोझ बढ़ना। दैट मीन्स कि ऐसी कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है जिसका पेमेंट हमने किया नहीं है। और दूसरी चीज क्या आपने देखी कि भाई इंक्रीज इन लाइबिलिटी का रूल क्या है कि जब भी इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए लाइबिलिटी का इंक्रीज जो है वो क्रेडिट किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो थर्ड देख लो क्या बोल रहा है। व्हेन एन असेट इज परचेज्ड इन कैश और एन एक्सपेंस इज इनकर्ड इन कैश, कैश इज क्रेडिटेड। वाई? क्या बोल रहा है कि अगर मैंने असेट खरीदा और उस असेट को खरीदने के बदले मैंने कैश दिया, या मैंने कोई खर्चा किया, जैसे सैलरी पे करी, रेंट पे किया, कुछ भी किया, तो मेरे जेब से पैसा गया, कैश गया, तो वो बोल रहा है कि भाई कैश को क्यों क्रेडिट करते हैं? तो आपको पता है एक्सपेंस और असेट का रूल क्या है? अगर असेट बढ़ेगा डेबिट होगा, असेट घटेगा क्रेडिट होगा। और कैश क्या है बताओ? कैश क्या है बच्चों? कैश है हमारा असेट। तो कैश अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं मशीन खरीद रही हूं तो मेरा कैश दे रही हूं, कैश जा रहा है मेरे जेब से, मतलब क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है। और कैश कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, मतलब कैश क्या करूंगी मैं? क्रेडिट करूंगी। बस यही रीजन है कि मैं कैश को क्रेडिट कर रही हूं, क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो या असेट का परचेज हो, दोनों ही केसेस में मेरी जेब से कैश जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, कैश इज गोइंग आउट। चलो तो क्या बोल रहे हैं? कैश इज एन असेट, बिल्कुल हम देख चुके हैं। ऑन परचेज ऑफ एन असेट अगेंस्ट पेमेंट इन कैश, कैश हैज गॉन आउट, कैश गया,
दैट इज कैश हैज डिक्रीज्ड, दस कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, आप अच्छे समझ में आया, ये हमने डिटेल में समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ लाइबिलिटी इज मेट बाय इशूइंग अ चेक, विच अकाउंट विल यू क्रेडिट एंड वाई? कोई बच्चों सर पे उधारी थी, कोई लाइबिलिटी थी जिसको मैंने चुकाई, उस बोझ को मैंने अपने सर से उतारा पेमेंट करके थ्रू चेक, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। अब वो क्या बोल रहा है? विच अकाउंट विल यू क्रेडिट एंड वाई? तो बच्चों एक बात समझो, क्या यहां पे हम देखो फिर से लिख लेते हैं क्योंकि हमें बहुत काम में आ रहा है ये। एक्सपेंस हो या असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। हमारा कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब बच्चों बैंक क्या है? बैंक क्या है? असेट है, ठीक है, और लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी के अंडर आ रही है। अब अगर मैं अपने सर से बोझ को उतार रही हूं, ठीक है, सिंपल से ध्यान से समझते जाओ, अगर मैं अपने सर से बोझ को उतार रही हूं, बोझ को कम कर रही हूं, मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? कम। तो आपको ये तो पता चल गया कि अच्छा लायबिलिटी कम हो रही है तो मतलब लायबिलिटी जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब दूसरा एस्पेक्ट जो है इस ट्रांजैक्शन का वो क्रेडिट होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन एस्पेक्ट क्या है बच्चों ट्रांजैक्शन का? अगर मैं लायबिलिटी को पे कर रही हूं थ्रू चेक, मतलब मैं बैंक के थ्रू पे कर रही हूं, तो मेरा दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया बच्चों? मैं बैंक से उस लायबिलिटी को मीट कर रही हूं, अपने बैंक से उस लायबिलिटी को चुका रही हूं, उस उधारी को उतार रही हूं। लेकिन बैंक क्या होता है बच्चों? असेट। अब अगर लायबिलिटी कम हो रही है इस केस में क्या क्या हो रहा है? देखो, आपकी लायबिलिटी भी कम हो रही है, ठीक है, और आपका असेट, बैंक से आप पैसा दे रहे हो, सामने वाले की उधारी चुका रहे हो, तो आपके बैंक से, आपकी जेब से, बैंक के अकाउंट से पैसा जा रहा है, मतलब बैंक में आपका बैलेंस कम हो रहा है। बैंक बैलेंस कम हो रहा है मतलब असेट भी आपका बैंक में, बैंक बैलेंस कम हो रहा है मतलब असेट भी कम हो रहा है, मतलब असेट क्या हो जाएगा? बैंक क्या हो जाएगा फिर? बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। समझ में आया? तो लायबिलिटी कम हुई तो बच्चों क्या हो गया? वो डेबिट हो गया। असेट कम हुआ तो असेट क्या हो गया? मेरा बैंक क्रेडिट। इसलिए लायबिलिटी जो है वो मेरी डेबिट होगी और बैंक मेरा क्रेडिट होगा। अब क्या बोल रहा है देखो जरा आंसर। बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड because payment has been made by issue of check. As a result, balance in bank is reduced. और यही रीजन है कि हमारा बैलेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि हमने अपने चेक से पेमेंट किया है लायबिलिटी का। बैंक अकाउंट बीइंग एन असेट, अब बैंक अकाउंट असेट है और असेट का रिडक्शन जो है वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाए जरा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। रेंट इज पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन मार्च 2019। ओ हो, क्या बोल दिया? क्या बात बोल दी कि भैया अप्रैल 19 का रेंट था, लेकिन हमने इस रेंट को कब पे कर दिया? पेड इन मार्च 19। हमने 1 महीने पहले ही पे कर दिया, मतलब प्रीपेड कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, मतलब ये क्या हो गया हमारा? प्रीपेड रेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? बस ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ये एक लाइन पढ़ के ही। द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो हमारा 31 मार्च को बच्चों अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। द अकाउंटेंट हैज शोन इट ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अकाउंटेंट ने जो हमारा प्रीपेड रेंट है उसको किस साइड दिखाया है? बैलेंस शीट के, उसको उसने दिखाया है असेट साइड पे। ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ठीक है, और ये हमारा असेट साइड है। तो अकाउंटेंट ने प्रीपेड रेंट को असेट साइड पे दिखाया है। अब वो पूछ रहे हैं क्या अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट दिया है इस प्रीपेड रेंट को वो सही है? आप इसका रीजन बताइए, बताइए रीजन इसका।
आप सबको बच्चों पता है प्रीपेड का हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी खर्चा जो हमने पहले ही एडवांस में कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा, और अगर जिस चीज़ का मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है, आपने रेंट जो है वो मार्च में ही दे दिया लेकिन वो कौन से महीने का दे दिया, अप्रैल महीने का दिया है, मतलब अप्रैल में आप जिस जगह का रेंट दे रहे हैं आप उसमें उसको यूज़ करेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और फ्यूचर में बेनिफिट किसका मिलता है ये हम देख चुके हैं, असेट। असेट वही है, असेट्स वो होते हैं जिनका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला होता है। तो भाई अकाउंटेंट ने क्या इसका ट्रीटमेंट सही किया है? जी बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हमारा प्रीपेड रेंट असेट्स में आएगा, ठीक है, असेट की तरह ट्रीट करते हैं। यहीं पर अगर ये रेंट आउटस्टैंडिंग होता, मतलब रेंट हमारा ड्यू हो चुका होता मार्च का और हमने पे नहीं किया होता, तो हमारे सर पे क्या होता, बोझ होता उसको पे करने का। और बोझ क्या हो जाता है बच्चों, लाइबिलिटी। बर्डन इज लाइबिलिटी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो प्रीपेड रेंट हमारा असेट हो गया। Yes, the accountant has given the correct treatment because rent for April 2019 is a prepaid expense for the year ended 31st March 2019. Exactly. तो हमारा इस दिन हमारा ये अभी बेनिफिट उठाना बाकी है, अप्रैल का हमें यूज करना बाकी है वो जगह जिसका हमको रेंट देना है, ठीक है। तो इसीलिए 31 मार्च को ये जो है हमारा एक्सपेंस हमने एडवांस में दे दिया है, तो ये प्रीपेड रेंट हो जाएगा हमारा 31 मार्च 19 वाले अकाउंटिंग ईयर के एंड पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज एन असेट इन द बैलेंस शीट। और ये चीज़ हम देख चुके हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस को हम असेट्स में लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अजय, अ डीलर इन फर्नीचर received advance against sales of tables and chairs. In your opinion, how should it be treated and why? तो भाई अजय करके एक इंसान है जो फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर्स में डील करता है, तो उसका बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है। अब उसको क्या हुआ भाई, उसको टेबल और चेयर के वो बेचने वाला होगा, उसके अगेंस्ट में उसको एडवांस मिल गया, पैसा उसने एडवांस में ले लिया, लेकिन अभी सेल हुई नहीं है, ठीक है, अभी सेल हुई नहीं है, करनी बाकी है। तो सर पे जो एडवांस ले लिया है वो क्या हो गया, बोझ हो गया। तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो जाएगी। द एडवांस रिसीव शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी बिकॉज अजय हैज नॉट येट मेड द सेल्स। अजय ने अभी भी वो सर्विसेज नहीं दी हैं जिसके अगेंस्ट उसको पैसा मिल गया है, वो उसको देना बाकी है। तो इसलिए एडवांस, जैसे हमको एडवांस कमीशन मिल जाता था, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम देखते थे बच्चों सर पे बोझ है, वो कमीशन हमको एडवांस से मिल गया अभी, लेकिन हमने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है जिसके अगेंस्ट वो हमको कमीशन मिल चुका है, तो इसलिए वो हमारे सर पे क्या हो गया, बोझ हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो बस सिमिलरली यहाँ पे सेल्स नहीं हुई है, एडवांस पहले ही आ गया है, तो अभी सेल्स की एक्टिविटी होनी बाकी है, इसीलिए ये एडवांस जो मिला है बच्चों क्या है, मेरे सर पे बोझ है कि अब मुझे सेल करनी है फ्यूचर में इस एडवांस के अगेंस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एडवांस रिसीव जो है ये हम लाइबिलिटी की तरह दिखाएंगे, क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस मीन्स एन इंक्रीज इन द प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इज इट करेक्ट। तो बच्चों ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि भाई अगर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, इवेंचुअली उसको स्टार्ट किसने किया, प्रोप्राइटर ने, उसमें पैसा किसने डाला एज कैपिटल, प्रोप्राइटर ने। तो भाई बिजनेस को जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कौन कमाएगा या कौन भुगतेगा, प्रोप्राइटर। तो इसीलिए वो हमेशा प्रॉफिट अगर होता है तो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं उतने से। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो इवेंचुअली उसको वो प्रोप्राइटर को लौटाना है, तो वो उतने से उसका कैपिटल को बढ़ा देता है कि इतनी और उधारी, इतना और मुझे लौटाना है आपको, कैपिटल के अलावा प्रॉफिट का अमाउंट भी लौटाना है। लेकिन वहीं अगर लॉस हो गया तो लॉस का जो भुगतान है, जो हर्जाना है, कौन भुगतेगा, प्रोप्राइटर भुगतेगा, ठीक है। इवेंचुअली जाके प्रोप्राइटर को ही लॉस भुगतना पड़ेगा अगर बिजनेस ने कुछ लॉस किया तो भाई लॉस क्या कर देते हैं, इसलिए कैपिटल से माइनस कर देते हैं हम, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। तो बस आंसर क्या लिख दोगे, येस इट इज करेक्ट बिकॉज द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोप्राइटर्स बिजनेस इज एडेड टू द कैपिटल, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया।
ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ डेबिट बैलेंस ऑलवेज सिग्निफाइज अ बैलेंस इन द असेट्स अकाउंट, इज इट करेक्ट? तो वो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो वो हमेशा असेट को सिग्निफाई करेगा। क्या सही है? असेट को सिग्निफाई करता है डेबिट बैलेंस, लेकिन आपने पढ़ा है ये रूल आपने पढ़ा है। तो जब भी असेट, हमारा असेट हो या एक्सपेंस, दोनों का ही बढ़ना हमारा डेबिट होता है। और आपने हमेशा जनरली देखा होगा कि एक्सपेंस जब भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी खर्चा होगा मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा, मतलब उसका बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। जब भी असेट आएगा, असेट खरीदोगे, उसका क्या आएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो सिर्फ अब आपको पता चल गया कि असेट का ही डेबिट बैलेंस नहीं होता, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, जब भी आप अकाउंट को बैलेंस करते हो, ठीक है, चाहे वो असेट हो या एक्सपेंस हो, तो यहां पर बच्चों आपने देखा होगा कि जितना भी असेट आया या जो भी खर्चे हुए, या अगर आपने कोई असेट बेचा, ठीक है, आपने सपोज 1 लाख का असेट खरीदा, आपने उसमें से 30,000 का असेट बेचा। अगर आप 1 लाख का असेट लोगे तो उतने में से ही बेच पाओगे ना, तो कहीं ना कहीं जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहीं आएगा। ठीक है, और इधर आएगा, मतलब क्यों आएगा? क्योंकि हमको ये डेबिट साइड भारी है, हमें उससे इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हमेशा ये वाला जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्या आएगा? डेबिट बैलेंस। सिमिलरली जब भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे बच्चों, तो एक्सपेंसेस मेरे कहाँ पे? डेबिट साइड में। जब भी एक्सपेंसेस होते जाएंगे तो मेरे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते चले जाएंगे एक्सपेंसेस भी। तो मेरा हमेशा जो बैलेंस उसका जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा जनरली, ये वाला, ताकि ये और ये टोटल मेरा बराबर आ सके अकाउंट का, मतलब मेरा यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो इसीलिए बच्चों ये चीज क्या बोलोगे आप? नो, इट इज नॉट करेक्ट। अ डेबिट बैलेंस में सिग्निफाई अ बैलेंस इन असेट्स अकाउंट और एन एक्सपेंस। तो सिर्फ और सिर्फ असेट का नहीं होगा, वो एक्सपेंस भी आपको डेबिट बैलेंस सिग्निफाई करता है। तो अब आपको एक चीज यहां समझ में आ गई, क्या? कि असेट्स और एक्सपेंस असेट्स और एक्सपेंस क्या सिग्निफाई करते हैं बच्चों? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करते हैं हमारा डेबिट बैलेंस। सिमिलरली मेरा कैपिटल, लायबिलिटी, सर पे बोझ है। तो बच्चों बोझ है, बोझ अगर अपन बढ़ाते हैं बोझ जब भी, या इनकम होती है जब भी इनकम हमारी बढ़ती है, हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो, असेट्स और एक्सपेंस का जनरली जो भी हम बैलेंसिंग करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस ही आएगा। और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू का भी जो बैलेंस आएगा जब हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करेंगे वो आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये रूल आपको, क्योंकि रूल याद है ना आपको, बस उस रूल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज सिग्निफाइज अ बैलेंस इन लायबिलिटी अकाउंट, इज इट करेक्ट? लो बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया क्या कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो लायबिलिटी नहीं होगा, वो हमारा सी, एल और आर तीनों होगा, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट इज नॉट करेक्ट। अ क्रेडिट बैलेंस में सिग्निफाई बैलेंस इन लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनकम। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारी एक तरीके से लायबिलिटी ही होती है, तो उन्होंने एक जनरल सेंस में लायबिलिटीज लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आप देखो लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट बनाते हो तो लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल भी लिखते हो। ठीक है, वो हम बस उसको एक अलग से सेपरेट हेड बना दिया गया है ताकि आप सेपरेट कर पाओ कि प्रोप्राइटर का क्या है, प्रोप्राइटर का कितना इन्वॉल्व है चीज़ें, कैपिटल।
ठीक, क्लियर हुआ? तो बस इसका आंसर आपको ये हो जाएगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी ही का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाई नहीं करती सिर्फ लाइबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू इनकम भी क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाई करती है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ जाओ। नेम द साइड ऑन विच इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड। तो बच्चों आप देख चुके हो क्या कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हमने रूल पढ़ा है क्या कि कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो हो जाएगा क्रेडिट, घटेगा तो हो जाएगा डेबिट। तो बच्चों जब भी इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट होगा, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट होगा तो वो किस साइड पे आएगा अकाउंट के, ये डेबिट होता है ये क्रेडिट, तो हम इसलिए उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो बस आपका आंसर हो गया, नेम द साइड ऑन विच इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड। तो इंक्रीज अगर कैपिटल में होगा तो कौन से साइड पे होगा बच्चों, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो बस आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वाई आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉर लाइबिलिटी एंड कैपिटल। क्या बोल दिया सिंपल, अब देखो उन्होंने बोला है कि भाई जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, ठीक है, वो आपके कैपिटल पे भी और लाइबिलिटी पे भी ये रूल अप्लाई हो जाता है कि अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ ये रूल्स इन दोनों पे सेम तरीके से क्यों अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि बच्चों कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी है। अभी हमने देखा था जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों तो यहां पर हम लायबिलिटीज लिखते हैं और यहां पे हम असेट्स लिखते हैं, और लायबिलिटी साइड में आप देख चुके हैं कि हम कैपिटल भी लिखते हैं। और कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ चुका है क्या कि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, उनको अलग माना जाता है, अलग दो अलग पर्सन माना जाता है। तो जितने अमाउंट से प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर आएगा उस एक्सटेंट से वो क्रेडिटर माना जाएगा, बोझ माना जाएगा उस कैपिटल को। तो बिजनेस के सर पे वो कैपिटल क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है कि भाई प्रोप्राइटर से उसने इतना पैसा ले लिया तो उसको वापस करना है, ठीक। तो इसीलिए कैपिटल भी हमारे सर पे बोझ होता है, लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको उतना अमाउंट प्रोप्राइटर से उसने एक तरीके से लोन ले लिया है, उधारी ले ली है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस इसीलिए क्योंकि हमारा कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह ही ट्रीटमेंट होता है, इसलिए उस पर रूल्स भी सेम अप्लाई होते हैं। चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लायबिलिटी एंड कैपिटल आर सेम बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली हमने यही डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। उन्होंने इतना लिखा, हमने तो और डिटेल में डिस्कस किया, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये चीज ओन लैंग्वेज में कि भाई कैपिटल जो होता है वो जो हमारा प्रोप्राइटर होता है वो एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल। दैट इज द रीजन कि हम कैपिटल को भी लायबिलिटी मानते हैं और उसमें सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। चलिए तो आई होप आपको HOTS सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे MCQs चैप्टर नंबर 6 के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।